हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न केमिस्ट्री। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे इस चैनल के अंदर हम जो है केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जो कि क्लास 10th का रहेगा। और चैप्टर 2 जो था हमारा एसिड बेसिस सॉल्ट्स, वो हम आपको पता ही है जैसे कि हम जो है शुरुआत से किया था हमने। कल हमारी लास्ट क्लास रही थी वो एसिड बेसिस सॉल्ट्स की इंट्रोडक्शन रही थी। हमने कुछ ये टॉपिक्स पढ़ लिए थे, इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे और एक हमने कुछ एसिड्स के नाम भी करे थे कि कौन से अंदर किसका कौन सा एसिड रहता है ना, जैसे ऑरेंज में सिट्रिक एसिड रहता है। ये सब चीज़ें हमने कर ली थी। हमने कुछ इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ा था जो कि हमारी पहले वाली वीडियो में था। और इसके में से हमने एक क्वेश्चन किया था पहले वाला, जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्वस सॉल्यूशन वाला। और इस क्वेश्चन को हमने करने के बाद कहा था कि नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आज हम उसी से कंटिन्यू करेंगे। आउट ऑफ जैसे कि HCl आपको क्वेश्चन दिया है, आउट ऑफ HCl एंड एसिटिक एसिड दिस इज द एसिटिक एसिड, और इसको हम विनेगर भी बोलते हैं। विच वन इज़ वीक एसिड एंड वाई, इन दोनों में से वीक एसिड कौन सा है और क्यों है, और इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाना है। ठीक है, देखो अगर आप समझोगे कि HCl जो है इसको जैसे हम पानी में हाइड्रोलाइज करते हैं ना, तो ये H+ और Cl- आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। वाइल इन केस ऑफ एसिटिक एसिड जो हमारा CH3COOH है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा बच्चे, अदरवाइज आपको मुश्किल क्रिएट हो जाएगी। ये जो है वो CH3CO- प्लस H+ आयन देता तो है, लेकिन ये कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होता। जैसा डिजोल्व हुआ ये वापस से कई बार आपस में जुड़कर वापस से एसिटिक एसिड बना देता है। मतलब कि हाँ, ये डिसोसिएट तो हो रहा है लेकिन कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा, इसीलिए ये कैसा है, एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है एसिटिक एसिड, राइट। लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। मतलब आप कह सकते हो कि जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक एसिड है और पार्शियली डिसोसिएट होता है वाटर के अंदर। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक हमें एग्जांपल की तरफ दिखाया हुआ है जो हमारा HCl है। जैसे हमने इसको देखो, ये आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमने 6 वोल्ट की बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया, स्विच लगाया, क्लिप लगाया है ना, ये सब चीज़ें हमने करी। तो हमने देखा कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, कंडक्ट करता है। इट मीन्स ये हमारा क्या है, गुड एसिड है, यानी कि एक इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। तो इसका मतलब जो है इसके अंदर जो एमीटर है इसमें करंट की डिफ्लेक्शन आती है, यानी कि लार्ज डिफ्लेक्शन आती है। जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगी इसका मतलब उतना ही ज़्यादा उसमें करंट जो है वो पास हो रहा है, क्योंकि H+ और Cl में ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस हैं। जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतना ही ज़्यादा करंट होगा, जितने कम आयंस होंगे उतने ही कम करंट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात। हम जो है नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज़ जो आपको एक टेबल दी हुई है, ये भी शायद हमने कर ली थी। ये टेबल है कि आपके पास जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया, देखो सबसे पहले एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर किस में बदल जाएगा, रेड में। फिर उसके बाद जो है ब्लू बेसिक के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन न्यूट्रल के केस में इसका कलर कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम कलर जैसे था वैसे ही रहेगा। रेड जो है वो कोई भी कलर शो नहीं करेगा, लेकिन ये बेसिक मीडियम में ब्लू हो जाएगा, है ना, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी सेम रहेगा। ये हमने सब चीज़ें कर ली थी। मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड में रेड हो जाएगा, वाई आ रहा है इसका मतलब ये येलो हो जाएगा, आपको तरीका पता था याद करने का, और ऑरेंज ही रहेगा न्यूट्रल के केस में। फिनॉक्टिलिन जो है वो एसिड के केस में कलरलेस रहता है, लेकिन पिंक के केस में रेड, या इसको हम पिंक लिखते हैं, पिंक कलर का हो जाता है, और न्यूट्रल में कलरलेस रहता है। ठीक है, ये हमने कर लिया था सब चीज़ें। इसके आगे चलते हैं हम। हाँ जी, क्वेश्चन है कि वट विल बी द एक्शन ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस ऑन द लिटमस पेपर। देखो ड्राई HCl गैस, हमने अभी भी क्या पढ़ा कि जो HCl है वो एक्वस सॉल्यूशन के केस में H+ आयंस को रिलीज करता है ना, और ये H+ आयंस लिटमस पेपर को क्या करते हैं, अगर मान लो आपके पास एक ब्लू लिटमस पेपर है, ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, बट इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि ये H+ आयन डोनेट करता है, यानी कि रिलीज करता है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ ड्राई है, जैसे इसमें लिखा है ड्राई HCl गैस, ड्राई का मतलब क्या है कि एक ऐसी गैस जिसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। अब मॉइस्चर नहीं है इसका मतलब HCl H के साथ और Cl आपस में दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं इसका मतलब क्या है कि H+ आयन ये सेपरेट नहीं हुए। अगर H+ आयन आपस में जुड़े हुए हैं तो लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी कलर शो नहीं होगा। लिटमस पेपर जैसा था ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा, रेड तो रेड ही होता है, ब्लू ही रहेगा, क्योंकि वो HCl गैस क्या है, ड्राई है, उसमें मॉइस्चर नहीं है। हाँ, अगर मॉइस्चर होता तो ज़रूर कलर शो होता। ठीक है, चेंज इन कलर ऑब्जर्व होता। नेक्स्ट देखिए मॉइस्चर्ड NH3 गैस, मॉइस्चर्ड है देखो,
यानी कि इसमें मॉइस्चर है, यानी ये जो NH3 गैस होती है कैसी होती है हमारी, बेसिक होती है। वैसे ये आपके है नहीं 10th में, पर फिर भी चलो आप समझ लीजिए NH3 कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। यानी अगर ये बेसिक है तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। हाँ, लेकिन अगर यहाँ मॉइस्चर ना लिखा होता, ड्राई लिखा होता, फिर ड्राई वाला जो है वो कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होता हमें, ठीक है। लेमन जूस कैसा है, एसिडिक नेचर का होता है, तो ये भी क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स भी कैसी होती है हमारी, एसिडिक नेचर की, खट्टी, हमें खट्टी लगती है ना जब हम कोक को पीते हैं या किसी भी कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं, तो खट्टा मतलब सोर इन टेस्ट, यानी कि एसिडिक इन नेचर। इट मीन्स ये भी कैसी होती है, एसिडिक, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। कर्ड भी कैसा होता है, खट्टा होता है, ये भी ब्लू रेड में हो जाएगा। और सॉफ्ट सॉल्यूशन ये बेसिक नेचर का होता है। बेसिक का मतलब है कि जो रेड सॉल्यूशन है, रेड लिटमस पेपर है, वो किस में बदल जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा किस नेचर का और आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एसिड बेसिस विद मेटल्स। यानी कि अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि कोई भी एक एसिड है, सॉरी कोई भी एक मेटल है, मैं आपको पहले हम एक काम करते हैं, ये करते हैं एक्सपेरिमेंट, देखिए क्या है इसमें दे रखा है आपको कि मान लो आपने एक जिंक मेटल ली, मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इस जिंक मेटल के देखो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ना, इसमें मैंने क्या डाली, जिंक मेटल डाली। अब जिंक मेटल के बाद इसके अंदर मैंने क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी एसिड आप जैसे H2SO4 ऐड कर लीजिए, ठीक है। हमने जैसे ही H2SO4 ऐड किया तो आपको ना कुछ बबल्स दिखाई देंगे। अब वो बबल्स जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। अब उस बबल्स को दिखाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ नोजल के साथ ना एक ट्यूब लगा रखी है, डिलीवरी ट्यूब। जैसे ही इसको हमने यहाँ गया तो ये बबल्स की शो में ऐसे गैस उड़ती हुई दिखाई देगी। यानी जब बबल्स के पास आप बर्निंग कैंडल लेके आओगे तो ये पॉपअप की तरह जलेगी, पॉपअप साउंड आएगी। पॉपअप साउंड कैसी होती है, जैसे कई बार आप पटाखे नहीं जलाते हो, पॉपअप वाले पटाखे होते हैं जो हम ज़मीन पे मारते हैं और पटाखे की आवाज़ आती है, वैसी वाली पटाखे के साथ चलती है। अगर ये गैस की आवाज़ आ रही है इट मीन्स तो वो हाइड्रोजन गैस है, और अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस नहीं है, ठीक है। तो हम इसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। ये आपकी NCERT का ही पिक्चर है, ऐसी ही NCERT में पिक्चर दी गई है। यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूँ इसको कुछ केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। और how you can detect this gas is a hydrogen, when a burning candle near to the hydrogen gas bring near to the hydrogen gas, then this gas is burns with a pop-up sound. It means this gas is a hydrogen gas. और अगर ये बर्न pop-up sound के साथ नहीं कर रही या pop-up sound नहीं आ रही, इसका मतलब वो गैस हाइड्रोजन गैस नहीं है, वो कोई भी और गैस हो सकती है, CO2 हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसका मतलब हमें समझ में क्या आया, हमें इस टॉपिक से ये चीज़ समझ में आई कि ये देखिए, हमें इससे क्या समझ में आया कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि एग्जांपल दिया है Mg प्लस HCl, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 प्लस H2, ठीक है। और अगर जैसे हमने जिंक वाला लिया था, जिंक अगर हाइड्रोक्लोरिक के साथ भी अगर आप रिएक्शन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, तो प्रोडक्ट बनेगा ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारी रिएक्शन होगी। और इसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए, बेस के साथ दिखाई हुई है। यानी कि अगर आप बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि कुल मिला के जो सिंपल सी बात है कि जब भी एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन। और अगर कोई मेटल बेस के साथ रिएक्शन करे तो सोल्ट तो बनेगा ही, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। और हाइड्रोजन जो है वो दोनों के केस में बनती है, मेटल चाहे एसिड से रिएक्शन करे, मेटल चाहे बेस से रिएक्शन करे, दोनों के केस में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन जो यहाँ सोल्ट बनता है, आपके पेपर में जो NCERT में क्वेश्चन दिया है वो सिर्फ एक ही रिएक्शन दी है बेस के साथ, इसे बोलते हैं Na2ZnO2 को बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, इट्स नेम इज सोडियम जिंकेट, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, व्हेन अ जिंक मेटल इज ट्रीटेड विद अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी जिंक मेटल को जब हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट का मतलब है कि उस स्ट्रॉन्ग एसिड में थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ है, यानी कोई भी एक एसिड ले सकते हो क्योंकि पर्टिकुलर नहीं दिया गया, तो आप कोई भी ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक भी ले सकते हो, सल्फ्यूरिक भी ले सकते हो। इज यूटिलाइज्ड बाय द, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वेट अ मिनट,
जिंक मेटल ए गैस इज इवॉल्व विच इज़ यूटिलाइज इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, जो हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल के लिए यूज़ होती है। अभी इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि ये चैप्टर 4 में आता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से, फिलहाल के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। नेम द गैस इवॉल्व, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड ऑल्सो राइट ए टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस विच इज़ फॉर्म्ड, है ना। तो Zn के साथ जैसे ही आपने HCl से रिएक्शन करी ZnCl2 प्लस H2 गैस, और साथ में हमने इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या रहता है कि पॉप ऑफ साउंड के साथ ये जलती है जब बर्निंग कैंडल इसके पास लेकर आते हैं, ठीक है। आई होप पेपर आपको समझ में आ गया होगा, पेपर में कुछ इसी तरह से क्वेश्चन अभी आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स विद एसिड, यानी कि जो मेटल कार्बोनेट्स हैं, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो एनसीईआरटी में आपकी यही वाला एग्जांपल दिया, आप इसी के साथ जाएंगे, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे सोडियम कार्बोनेट दिया, मेटल का कार्बोनेट, सोडियम इज़ अ मेटल। अब सोडियम की यहाँ पे 2 क्यों लगाया है, क्योंकि सोडियम की जो वैलेंसी है, अभी हम इसका देख लेते हैं कैसे लगता है। कार्बोनेट की वैलेंसी क्या रहती है 2, सोडियम की वैलेंसी क्या रहती है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मुलाइज Na2CO3। और जैसे मैंने इसको HCl से रिएक्शन किया, आप हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, कभी भी कहीं पर भी अगर सोडियम की बजाय कैल्शियम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ पर भी कार्बोनेट आ जाए, जहाँ पर भी CO3 लगा आपको दिख जाए, तो दिमाग में एक बार बत्ती जग जानी चाहिए कि वहाँ पर कौन सी गैस रिलीज़ होगी, पक्का ही पक्का कौन सी गैस रिलीज़ होगी, CO2 गैस पक्का रिलीज़ होगी। यानी Na2CO3 को जब मैंने HCl से रिएक्शन करा तो एक Na प्लस Cl के ऊपर क्या आएगा माइनस, तो Na ने क्या बनाया NaCl प्लस CO2 गैस प्लस वाटर, ठीक है। तो याद रखना है जब भी CO3 आपको दिखे तो आपके दिमाग में एक बात क्वेश्चन आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए कि वहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2। हाँ, बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान रखिएगा। जैसे ही हमने सोडियम का बाइकार्बोनेट का मतलब होता है कि जहाँ पर हाइड्रोजन हम बीच में लगा दें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इनको बैलेंस करने के देखोगे आप तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। रिएक्शन के आंसर दोनों के बिल्कुल कॉपी सेम है, कोई भी फर्क नहीं आएगा। बस फर्क सिर्फ इतना आएगा कि यहाँ पर 2 NaCl क्रिएट होंगे, यानी कि NaCl ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा एज़ कम्पेयर टू NaHCO3 के। यहाँ पर NaHCO3 कम अमाउंट में क्रिएट होगा इन केस ऑफ NaHCO3, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा जैसे मैम आपने मेटल की बेस के साथ रिएक्शन करवाई थी, क्या वैसे नहीं होगी? नहीं, जो बेसिस हैं वो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते। एक खासियत है कि जो भी बेसिस हैं वो मेटल्स के साथ तो रिएक्शन करते हैं, लेकिन मेटल के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर से आता है, ये वाला टॉपिक जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है जी। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये देखो आपको एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें क्या कर रखा है इन्होंने कि हमने क्या किया है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, साथ में सोडियम कार्बोनेट लिया। अगर मुझसे पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर आपको ये वाली पिक्चर जो है, जो सिर्फ पिक्चर के तौर पर है, मैं आपको परफॉर्म करके भी दिखाऊंगी ये वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, बीच में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, और जैसे ही हमने इसको गैस को पास किया तो जो गैस के बबल्स आ रहे थे, हमने उसके पास पॉपअप साउंड मतलब बर्निंग कैंडल लेके आए, तो कोई भी पॉपअप की साउंड नहीं आई, बल्कि बर्निंग कैंडल बंद हो गई। इसका मतलब मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि हो सकता है कि वहाँ पर कोई और गैस हो, यानी कि CO2 हो। तो CO2 की डिटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पूरे सिलेबस में 2 ही गैसेज हैं, एक H2 और एक हमारी CO2। CO2 गैस की डिटेक्शन क्या रहती है कि जब आप इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि मिल्की कर देता है सॉल्यूशन को। इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है ये कैसे बनता है। याद है आपको कुछ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? अभी लिखते हैं। जो हमारा देखिए, जो हमारा क्विक लाइम होता है बेटे, उसकी ये वो होता है जब इसको हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं, तो पानी में डिज़ोल्व करने के बाद क्या बनता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से अगर हम CO2 गैस जो इसमें से निकल रही थी उसको पास करें, तो यही पानी जो बिल्कुल पानी जैसा लग रहा था, ट्रांसपेरेंट था, वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये पानी जो है वो मिल्की हो गया, इसका मतलब तो ये CO2 गैस है। और अगर ये पानी मिल्की नहीं हुआ तो ये जो गैस थी वो CO2 गैस नहीं थी, ठीक है। तो डिटेक्शन फॉर CO2 गैस, द गैस पासिस थ्रू द स्लिक लाइम एंड that is called lime water, and after that this lime water converts to milky due to formation of calcium carbonate। बनता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा इस बात को। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ।
हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड इज़ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स, यानी कि जैसे कोई भी मेटल ऑक्साइड है, आप हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। याद है हमने शुरुआत में पहली रिएक्शन करी थी पहले चैप्टर में कि मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, जो कि क्या होता है हमारा बेसिक नेचर का होता है। अगर इसी मेटल के ऑक्साइड को अगर मैं HCl के साथ ट्रीट करा दूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये देखो पहले वाला टर्म क्या रहती है हमेशा प्लस, पीछे वाली क्या रहती है माइनस, ये क्या रहती है हमेशा प्लस और ये क्या रहेगी माइनस, तो Mg किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ, इट मीन्स MgCl2 प्लस क्या बन जाएगा, वाटर। अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसको इसके आगे क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो इसी तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, कौन सी मेटल का ऑक्साइड लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, HCl से ट्रीट करवाया, दैट इज ए कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट प्लस वाटर। तो इसी तरह से जब मेटल का ऑक्साइड सोल्ट प्लस वाटर कैसा, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, क्योंकि ये हमारा कैसा होता है मेटल का ऑक्साइड, दैट इज अ बेसिक, ये हमारा क्या होता है एसिड, तो बेस प्लस एसिड, फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट प्लस वाटर। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑल्सो। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं एक और। हाँ जी, तो कह रहे हैं कि मेटल के ऑक्साइड तो ठीक है, क्या नॉन मेटल के ऑक्साइड भी ऐसे ही रहते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड में अगर आपसे कहूँ, देखो ये कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, अगर इस नॉन मेटल की रिएक्शन में एसिड के साथ करूँ तो क्या मुझे बताएंगे कि ये नॉन मेटल किस नेचर का है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं, हमेशा एसिडिक नेचर के। तभी तो हम जब कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं तो हमें मुंह में खट्टा लगता है, क्योंकि उस पर क्या गैस होती है, CO2 गैस होती है, इसीलिए हमारे मुंह में क्या रहता है, खटास आ जाती है, खट्टा खट्टा लगता है हमारी टंग के ऊपर हमें, है ना। तो इसीलिए अगर एसिड की एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो कुछ नहीं, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें CO2 गैस की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, हम करवाएंगे बेस के साथ, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3 प्लस वाटर, यानी कि ये भी कैसी रिएक्शन हो गई, एसिड प्लस बेस, फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट प्लस वाटर। तो ये भी कैसी एक रिएक्शन है, एक हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की ही तरह ही है, ये भी आप कह सकते हो। यानी कि मुझे इस चीज़ से समझने को क्या मिला, मुझे ये समझने को मिला कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, हमेशा बेसिक, ठीक है। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें आप क्या लिख सकते हो, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम के ऑक्साइड, और इसमें क्या लिख सकते हो, जैसे CO2, जैसे कि NO2, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन और कार्बन है ये दोनों क्या है हमारे, ये क्या है हमारे नॉन मेटल्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे कि अभी अभी आपने पढ़ा कि एसिड प्लस बेस, फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट प्लस वाटर। आप इसमें कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। अगर मान लो आप कहो कि एसिड, ये तो वैसे ही दिखाने के लिए दिखा रखा है आपको कि ऐसे ऐसे है, और आपको जो है प्रोडक्ट बनेगा सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। आप कोई भी एग्जाम्पल जो अभी अभी हमने किया था, कौन सा किया था ज़रा बताएंगे, हमने किया था मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 प्लस वाटर। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप कोई भी एग्जांपल आपको जो ठीक लगे वो दे सकते हैं इसके अंदर। चलिए जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट आर एल्कलाइज। हाँ जी, एल्कलाइज की खास बात हमने ये पहले भी पढ़ा था कि एक ये जो एल्कलाइज होते हैं ये बेस ही होते हैं, कुछ नहीं होता, बेस है जिसके अंदर OH आयंस होते हैं। आप समझ सकते हैं फिलहाल के लिए कि जिसमें OH होते हैं वो बेस है। अगर वो बेस पानी में पूरे पूरे घुल गई, पूरे के पूरे घुल गए, सॉल्यूबल हो गए, फिर तो वो एल्कलाई है। और अगर वो ना सॉल्यूबल हुए तो वो क्या होते हैं, हमारे बेस होते हैं। तो वाटर सॉल्यूबल बेस को ही क्या बोला जाता है, एल्कलाइज बोला जाता है। इनका जो pH होता है वो हमेशा 7 से ज़्यादा रहता है और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस माने जाते हैं। हाँ जी, इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी लिखी है कि दे आर सॉफ्ट एंड लो डेंसिटी, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे गिव द करेक्टरिस्टिक्स टू द कलर टू द फ्लेम। यानी जब आप इसको जलाते हो ना तो ये इसकी खुद की कोई फ्लेम होगी, अपने रंग के साथ जलता है ना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 10th के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि एल्कलाइज क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, NaOH और KOH। इसके अलावा भी हो सकते हैं बट आपके लिए बहुत है, NaOH और KOH के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, उसके ऊपर क्या टॉपिक है, डिल्यूशन ऑफ एन एसिड। डिल्यूशन ऑफ एसिड के अंदर क्या रहता है, डिल्यूशन का मतलब होता है कि जो हमारा एसिड है, जैसे HCl है, इस HCl के अंदर हम अगर पानी को मिला दें, है ना, आप कहोगे हाँ जी, नहीं, हमेशा हम क्या करते हैं, अगर मान लो इसके अंदर पानी है, पानी में हमेशा क्या डाला जाता है, एसिड को डाला जाता है। आप कहोगे मैम एक ही बात है, नहीं बिल्कुल नहीं है। ये जो पानी होता है, ये इसके अंदर हम पानी में एसिड को डालते हैं, वो भी ड्रॉप वाइज ड्रॉप, हम इसमें पानी के अंदर एसिड को डालते हैं, वो भी ड्रॉप वाइज ड्रॉप, थोड़ा करके, और साथ में इसको स्टिर भी करते हैं, ऐसे करके स्टिर करते हैं। अब जैसे जैसे हम इसको स्टिर करते जाएंगे तो इसमें घुलता जाएगा। लेकिन अगर आपने इसके जस्ट रिवर्स किया, मतलब अगर आपने कुछ इसको ऐसे किया
कि आपने इसमें एसिड ले लिया और इसमें आपने पानी ऐड किया, तो इस एसिड में बहुत सारी एनर्जी स्टोर होती है, और जैसे ही आपने इसमें पानी ऐड किया तो एनर्जी एकदम से बाहर आएगी और ये सारा एसिड जो है वो बाहर निकल जाएगा। जैसे ही एसिड बाहर निकला तो आपके ऊपर हाथ के गिर सकता है और ये आपको एक्सीडेंट हो सकता है, आपके साथ कोई भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी ध्यान रखना है, एसिड को पानी में डाला जाता है, ठीक है, वाटर एसिड में नहीं डाला जाता है, एसिड बाहर आ जाता है। अब जैसे ही आपने एसिड में पानी को ऐड किया तो ये पानी क्या हो, एसिड क्या हो जाएगा, डेल्यूट। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डेल्यूशन। यानी कि आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो, कि जैसे मान लो आपके पास एक एसिड है, जैसे इसके अंदर मान लो एसिड यहाँ पर ऐसे बहुत सारा था, ऐसे था, अब मैंने इसमें पानी डाल दिया, अब ये वॉल्यूम बढ़कर कितना हो गया, इतना। अब ये एसिड बढ़कर यहाँ तक पहुँच जाएगा, यानी कि यहाँ पर एसिड का अमाउंट क्या हो जाएगा, पहले की बजाय लेस। तो पर यूनिट एरिया एसिड का अमाउंट क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। H+ आयन की वैल्यू पर यूनिट एरिया घटती जा रही है और दूर तक वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेल्यूशन बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज के लिए हमारी वीडियो में यहीं तक रहेगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब चैनल को करिएगा। और इसके लिए मैं आपके लिए कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड या और चैप्टर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सबको शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।